नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाला है। विराम चिन्ह किसी भी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भाषा, विराम चिन्हों के बिना हम उसे सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं या अपनी बात को हम सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब कोई लेखक या कवि अपने भाव या अपनी बात को किस संदर्भ में या किस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, वह उन विराम चिन्हों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करता है। यदि हमें सही विराम चिन्हों का उपयोग करना नहीं आएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग करना नहीं आता है, तो हम लेखक या कवि के द्वारा कही गई बात को सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं, उनके भावों को समझ नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है, ये जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। विराम चिन्ह आवश्यक क्यों है, इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो वाक्य लिखे गए हैं। पहला वाक्य है लिखो मत पढ़ो, है ना, बिल्कुल साधारण वाक्य है। अब ये देखिए, इसमें जब मैं यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर देता हूँ तो देखिए अब क्या हो गया, लिखो मत पढ़ो। ठीक है ना, लिखो मत पढ़ो। अब दूसरे वाक्य में देखिए कि मैं क्या करता हूँ कि अल्प विराम का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, लिखो मत पढ़ो, लिखो मत पढ़ो। अब देख रहे हैं कि पहले वाक्य में लिखने का कहा गया है ना, पढ़ने का नहीं कहा गया है। ठीक है ना। और जब हमने विराम चिन्ह का स्थान परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, तो उसका अर्थ भी बदल गया। लिखो मत पढ़ो, यानी यहाँ लिखने की मनाही कही है और पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह हमारी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह के प्रयोग से, है ना, जो लेखक कुछ कहना चाहता है, ये लिखना चाहता है, और यदि हम यानी पाठक या श्रोता विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना नहीं जानता है तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है। तो शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को पढ़ने में, ठहरने के लिए, लेखन में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये हमारा निष्कर्ष निकला अभी तक का। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को पढ़ने में, ठहरने के लिए, लेखन में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यह जो है हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए सामान्यतः क्या होता है कि हम 15 प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग करते रहते हैं दैनिक व्यवहार में, और इनका प्रयोग करते हमें आना चाहिए ताकि हम किसी लेखक की रचना में उनके भावों को अच्छी तरह से समझ सके, या हम यदि कोई लेखन कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, है ना,
उसके लिए भी सही विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करते आना चाहिए। तो चलिए, पहला होता है अल्प विराम। जैसा भी हमने इस वाक्य में देखा था, है ना, कि अल्प विराम का चिन्ह जो है इस प्रकार से लगाया जाता है ना। अब ये कहाँ लगाते हैं? एक वाक्य में एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है ना। एक ही प्रकार के शब्द होते हैं, जब उनको अलग अलग करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, तो राम, सीता और मोहन वन में जा रहे हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि राम, सीता और मोहन ये एक ही प्रकार के शब्द हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, व्यक्तियों के नाम हैं। तो राम और सीता दोनों एक जैसे आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण में जब दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, है ना। यह वाक्य में कहीं पर बहुत थोड़ा हमको रुकना पड़ता है, वहाँ पर ही हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा विराम चिन्ह है वह है अर्ध विराम। ये अर्ध विराम इस प्रकार का होता है ना। यह अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकने के लिए होता है ना। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हमें अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना होता है। वाक्य में उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे प्रयोग करेंगे उसका जो है उदाहरण और वाक्य हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तीसरा होता है पूर्ण विराम। जब वाक्य समाप्त हो जाता है या हमारे कथन की समाप्ति हो जाती है, तो वाक्य के समाप्त होने पर या किसी कथन के समाप्त होने के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं और उसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, है ना, तो प्रश्न के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह, है ना। इस प्रकार से ये आता है और नीचे बिंदी ऐसी लगी रहती है, इसे हम बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, जैसे हर्ष का, खुशी का, शोक, दुख, घृणा या आश्चर्य प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनके आगे हम जो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कहीं गंदगी देखते हैं तो क्या बोलते हैं? छी छी। इस प्रकार से लिखते हैं ना, छी छी, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर घृणा का हम भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से हर्ष का, शोक का, आश्चर्य का जब भाव प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है अवतरण चिन्ह। ये सिंगल इस प्रकार से होता है अवतरण चिन्ह, है ना। जब व्यक्ति, पुस्तक या शीर्ष आदि का नाम होता है तो वहाँ पर हम एकल अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी वाक्यांश को बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा जाता है ना, तो वहाँ पर हम डबल जो है अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डबल मतलब कैसे है? इस प्रकार से, ये है ना, जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं कि जब किसी कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना होता है तो इस प्रकार से, है ना, डबल जो होता है ये अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति का नाम लिखना होता है
किसी स्थान का नाम विशेष का लिखना होता है, या किसी पुस्तक का नाम लिखना होता है, या कोई शीर्षक लिखना होता है, तो वहाँ पर हम सिंगल इस प्रकार से, है ना, इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें दो शब्दों को जोड़ना होता है ना, दो शब्दों को जोड़ना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, राजा रानी, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, दिन रात, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जब उनको हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर योजक चिन्ह यानी सामासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला होता है हंस पद। अब देखिए हंस पद कैसा होता है, ये चिन्ह ऐसा बनता है, इसे हम कहते हैं हंस पद। हंस पद का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में लिखते लिखते कोई शब्द छूट जाता है और हम देखते हैं कि अरे ये शब्द छूट गया है। अब उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस स्थान पर वह शब्द छूट जाता है वहाँ पर हंस पद का चिन्ह लगाते हैं और इसके ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। कैसे, देखिए जरा इसको हम समझ लेते हैं, है ना। राम, है ना, अपने पिता जी के साथ बाजार जाता है, बाजार जाता है ना। राम अपने पिताजी के साथ, हम देख रहे हैं यहाँ पिताजी के होना था, हम लिखना भूल चुके हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसा जो हंस पद लगाते हैं और यहाँ पर लेते हैं पिताजी के साथ बाजार जाता है। ठीक है ना। तो हंस पद का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। अगला है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब ऊपर के शब्दों को या वाक्यों को ज्यों का त्यों नीचे लिखना होता है, तो वहां पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा कि मान लिया है कि कुछ बच्चे हैं, है ना, जैसे राम, मोहन, गणेश, है ना, डेविड, इस प्रकार से, और माना कि उनके सामने हमें लिखनी है कक्षा, तो किस कक्षा के बच्चे हैं, मान लिया कि ये बच्चे हैं 8वीं के, अब ये भी 8वीं के है, हमें ऐसा कैसे लिखना होता है ना। तो 8वीं बार बार न लिखते हुए इस प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, इसे बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। यानी हमें ये चिन्ह ये इसलिए दर्शाते हैं कि ऊपर की जो शब्द हैं या वाक्य हैं उसको नीचे ऐसा का ऐसा लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर भी 8वीं है। और भी कई प्रकार से इस प्रकार हम उपयोग करते हैं। अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जब लेखन में कुछ शब्द, वाक्य या अंश छूट जाता है ना, लिखते लिखते क्या होता है कि वह छूट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम रिक्त स्थान की पूर्ति के जब प्रश्न बनाते हैं तो वहां पर भी लोप चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं हमारे देश का नाम, है ना, और फिर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं लोप चिन्ह, है ना। लिखते समय जब हम कोई रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, है ना, जगह छोड़ देते हैं, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। फिर आता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक के अंदर उस शब्द को लिख दिया जाता है
है ना, या कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न का संबंध किससे है यह दर्शाने के लिए भी कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। अगला होता है तुल्यता चिन्ह। यह चिन्ह शब्दार्थ लिखते समय प्रयोग किया जाता है। हिंदी के जो शब्दार्थ हम लिखते हैं, संस्कृत के शब्दार्थ लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर हम तुल्यता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है दिवस, है ना। अब दिवस का अर्थ होता है दिन, ये इस प्रकार से हम लिखते हैं शब्द के अर्थ यानी शब्दार्थ, है ना। तो इन शब्दों के बीच में तुल्यता का चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब कोई बड़ा नाम होता है और उसे हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, जैसे कमला प्रसाद, है ना, या कमलाकांत। तो हम क्या करते हैं कि पूरा नाम न लिखते हुए, जैसे कमलाकांत हुआ, है ना, ये कमलाकांत या कमला प्रसाद, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क करके इस प्रकार से लगाते हैं, है ना। ये लाघव चिन्ह कहलाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। और इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं RS चौहान, है ना, राम सिंह चौहान की जब हम लिखते हैं RS चौहान, तो इस प्रकार से जो है R और S के बाद में लाघव चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए करते हैं, है ना। और ये दो बिंदी लगा करके बीच में जो है इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे हम विषय लिखते हैं, है ना, तो विषय किस बाबत है, विषय को स्पष्ट करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का या ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अंतिम जो चिन्ह है उसका नाम है समाप्ति सूचक चिन्ह। जब किसी पाठ का या लेख का अंत हो जाता है, किसी पाठ या लेख को हम समाप्त कर देते हैं, है ना, तो उसके अंत में यह समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको विराम चिन्ह क्या होता है और विराम चिन्ह के प्रयोग और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यह जो है इस वीडियो में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, उस पर आधारित अभ्यासों को हल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।